प्रशांत किशोर जब बोलते हैं इस तरह की बात तो उनके साथ एक सब्सटैंशियल बैकअप देते हैं डेटा का और प्लानिंग का। हमारे बिहार में क्यों सब लोग बाहर जाके मजदूर ही बनते हैं, श्रमिक ही बनते हैं? क्यों? पूरे के पूरे पॉपुलेशन में आपके दलित 3% ग्रेजुएट हैं। ये एक दिन में नहीं होता है ना, ये तो तब होता है जब बच्चा गया ही नहीं है स्कूल या कॉलेज, क्योंकि अकेले तो कोई करप्ट नहीं होता है ना। यहाँ पे तो भाई जो पंचायत के लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि हाँ भवन निर्माण हो गया, स्कूल का नहीं हुआ है भवन निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ जनसुराज से प्रवक्ता अनुकृति मैम मौजूद है और उनसे ही बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये क्या कुछ कह रही है और इसके साथ ही बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं ये किस हद तक सही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मैम, मच। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है, बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मतलब मोहल्ले के लेवल पे ये बातें नहीं हो रही है ना, ये बातें तो रिपोर्ट्स में निकल चुकी हैं, ये बातें तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। सेंसस का डेटा ले लीजिए या जो कोई भी एजुकेशन को लेकर जो रिपोर्ट्स निकलती हैं उनका डेटा ले लीजिए। प्राइमरी स्कूल में कितना अटेंडेंस है, वो बच्चे सेकेंडरी स्कूल में जा भी रहे हैं कि नहीं, वो सब छोड़िए। जो जाति वाली जनगणना हुई है, जातीय जनगणना, उसमें क्या निकल के आया है कि जो दलित हैं उनके ग्रेजुएशन के लेवल 3% से कम है। पूरे के पूरे पॉपुलेशन में आपके दलित 3% ग्रेजुएट हैं। ये एक दिन में नहीं होता है ना, ये तो तब होता है जब बच्चा गया ही नहीं है स्कूल या कॉलेज। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है डेटा का, आप गहराई में जाएंगे तो आपको सारा का सारा सामने मिल जाएगा। और बाकी तो हाथ कंगन को आरसी क्या। हमारे बिहार में क्यों सब लोग बाहर जाके मजदूर ही बनते हैं, श्रमिक ही बनते हैं? क्यों? क्योंकि नहीं है एजुकेशन लेवल उस तरह का, इसलिए बस वही कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में बहुत बदलाव किए हैं, शिक्षा व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। आज 11 मई है ना, आज का हिंदुस्तान आप उठा के देख लीजिएगा और आपको वहाँ पे एक आर्टिकल मिल जाएगा। अराउंड 69 या 70 स्कूलों में 2700 करोड़ रुपए लगाकर जीर्णोद्धार करने की बात हो रही है 2025 के 11 मई को। तो किस तरह का सुधार आया है कि अभी भी आपको जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है? अभी तो आपको बहुत आगे का सोचना चाहिए था। अब तक तो आपके पीएचडी और डॉक्टरेट कैंडिडेट्स वगैरह की बात हो जानी चाहिए थी। भाई 19 सालों से आपका राज है, बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। अभी भी प्राइमरी स्कूल के लेवल पे ही सुधार चल रहा है। और मिड डे मील के स्कैम्स को लेकर जो आए दिन खबरें आती रहती हैं, जो टीचर्स को खुद बोला जाता है कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो फीमेल टीचर्स बहाल होती हैं उनको बोल दिया जाता है, टीचर को खुद बोला जाता है, जी बोल दिया जाता है कि आने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। और उसमें मुखिया लेवल से लेकर हर आदमी मौजूद है उस करप्शन के चेन में, क्योंकि अकेले तो कोई करप्ट नहीं होता है ना। यहाँ पे तो भाई जो पंचायत के लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि हाँ भवन निर्माण हो गया, स्कूल का नहीं हुआ है भवन निर्माण। तो सरकार की इसमें कितनी गलती है? वो तो कहते हैं कि सब सही चल रहा है। नहीं, वो तो कहने की बात अलग होती है, लेकिन जब भी चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तो दिख जाएगा ना सामने में। गलती तो है ही, बिकॉज अगर हमको इंचार्ज बनाया गया है तो हम देखेंगे ना सामने कि भाई कितने स्कूलों का निर्माण हुआ है और उसमें चल रही है कि नहीं पढ़ाई, उसमें वो सारी चीज़ें जिसके जिसके सरकार ने रिसोर्सेज दिए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं, वो ठीक से आ भी नहीं रही है कि सामने। ये बात तो सरकार देखेगी ना। जब दिख ही नहीं रहा है तो फिर किस बात की ये दलील है कि सब सही चल रहा है? अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है, वो अक्सर उनके 17 महीने के कार्यकाल को दिखाया जाता है कि उन्होंने कितने सारे युवाओं को नौकरी दिया है और सरकार में अगर आते भी हैं तो बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। देखिए, ये मैं तेजस्वी जी पे कमेंट ना करके बस एक कंपैरिजन दे देती हूँ। प्रशांत किशोर जब बोलते हैं इस तरह की बात तो उनके साथ एक सब्सटैंशियल बैकअप देते हैं डेटा का और प्लानिंग का, कि युवाओं को अगर नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, किस तरह की चीज़ें होंगी कि किसान को भी ज़्यादा खुशहाली मिलेगी, मनरेगा से जोड़ा जाएगा कृषि को, एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फैक्ट्री लगाई जाएगी, दूसरा एग्जाम्पल है। एजुकेशन को लेके उन्होंने कहा है कि 40 साल से ऊपर का आदमी भी अगर नहीं पढ़ लिख पाया है तो उसको शायद हम प्रौढ़ शिक्षा ना
उस पर फोर्स करके उसको पूंजी देंगे, ताकि वो अगर जुलाही हो या सलून ही चलाता हो, बाल काटता हो, कम से कम उसी चीज़ को वो बिजनेस को अपने ढंग से कर सके। तो ये फ़र्क है किसी भी और नेता की बातों में और जो प्रशांत किशोर बिना सरकार में रहे हुए उनको तो कई लोग लेके कहते हैं ना कि 17 महीना में ही उन्होंने कितने सारे युवाओं को रोजगार दिया है। अब अगर दिया है तो फिर बिहार में पलायन अब तक बंद हो जाना चाहिए था, पलायन बिल्कुल रुक जाना चाहिए था, डेटा आ जाना चाहिए था अब तक, और युवाओं में इतना रोष नहीं होना चाहिए था जितना अभी भी है। तो क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बन पाएगी, या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे, या फिर प्रशांत किशोर भी हैं? हम लोग का काम है कोशिश करना, और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से कोशिश करना, वो हम लोग करते रहेंगे। उसके अलावा तो जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी उसको वोट अच्छा, मिलेगा। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काफी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, बेटियों के लिए भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि वाकई में बिहार में उन्होंने किया है? भाई, उन्होंने एक शराब बंदी करके अपने आप को मसीहा जो घोषित कर दिया है, वो भी एक फ्लॉप शो है। वाकई में शराबबंदी है वो भी एक फ्लॉप शो है। हाँ। क्योंकि शराबबंदी के जो बेसिकली 30,000 करोड़ जो भी रेवेन्यू आना है एक्सचेकर में जाने के लिए, आप अल्कोहल को एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट की तरह देखें तो वो बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, वो जा रहा है प्राइवेट पॉकेट्स में। और उसके अलावा सूखा नशा, हर बच्चा, गली गली का बच्चा गांजा और चरस ये कर रहा है, तो कहाँ की सेफ हुई लड़कियां और कहाँ की शराबबंदी? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे देना आसान बात है, उसको तब्दील करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या लड़कियों की संख्या बढ़ी स्कूलों में, क्या लड़कियों की संख्या बढ़ी वर्किंग पॉपुलेशन में, ये सब देखा जाए। लिटरेसी में बढ़ी, ये नंबर्स दे दीजिए आप सब्सटैंशियल डेटा के साथ, तो हम मान जाएंगे, वरना आप भी एक महिला हैं और प्रशांत किशोर को लेकर कह रही हैं, तो प्रशांत किशोर पे महिलाएं क्या भरोसा करेंगी? आप इनके टीम से जुड़ी हुई हो, बाकी सब जो महिला है वो प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा करे? जो इंसान आते ही ये सिर्फ एक इलेक्शन का वादा या स्लोगन नहीं है कि हम 40 महिलाओं को सीट देंगे। 243 हम लोग की पूरी सीटें हैं अपने बिहार की, और उसमें एक पार्टी जो कि बिल्कुल नई पार्टी है, अभी अब जस्ट अपने कदमों पे चलना शुरू की है, उसका नेता कहता है कि हम आंख बंद करके 40 महिलाओं को ये देंगे, तो वो भरोसा दिखा रहा है ना। और अभी आप लोगों के इस कॉन्फ्रेंस के जस्ट पहले मैं एक अपनी विमेंस कमेटी की हमारी मीटिंग थी, वहाँ सारी महिलाएं पूरे बिहार से आई हुई थी जो प्रभारी लोग हैं, और इतना जोश भरा हुआ था उनमें, इतना ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड हैं काम करने के लिए। मतलब महिलाओं का भरोसा दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि किसी ने उन पे भरोसा किया है, किसी ने उनको ट्रस्ट किया है कि तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो। और ये बात उन लोग, महिलाएं तो रेडी बैठी है ना, आप सब जानती हैं, आप यहाँ मेरे सामने बैठी हो, मैं हूँ, हम लोग तो अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते हैं, राइट? प्रशांत किशोर को इस बार सरकार में लाना है? हम आप सब मैं तो इसलिए यहाँ हूँ कि किसी भी तरह, हर तरह के तरीके की कोशिश की जाएगी और ईमानदारी से की जाएगी, बाकी वोट जिसको। अच्छा, भरोसा की बात कह रही हैं, तो प्रशांत किशोर अभी सरकार में आने से पहले कई सारे वादे कर रहे हैं, भरोसा भी दिखा रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा करे, तो क्या वाकई में उन जनता के भरोसा पर खड़ा उतर पाएंगे? मैं बिल्कुल एक आम जनता की तरह ये सवाल का आंसर देती हूँ आपको। अगर प्रशांत किशोर को बिल्कुल मैं न्यूट्रली सुनूं, स्वराज पार्टी की कार्यकर्ता या प्रवक्ता की तरह नहीं, बिल्कुल एज कॉमन बिहारी, मुझे जो फ़र्क दिखता है उस आदमी के वादों में, हर वादे को वो बैक करते हैं कि ये मैं कैसे पूरा करूँगा। अगर वो शिक्षा पे कुछ बोल रहे हैं तो उसका पूरा प्लानिंग देते हैं कि कैसे होगा ये पूरा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 15 साल से नीचे का बच्चा, हर बच्चा स्कूल जाएगा, तो कैसे जाएगा इसका वो जवाब देते हैं। लफाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हवा में नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पूरा प्लानिंग के साथ वो कहते हैं। बिल्कुल, जैसे वो जब कृषि के बारे में बोल रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इंडस्ट्री, सब के बारे में उनकी एक, क्योंकि देखो मैथमेटिशियन वो बहुत बढ़िया हैं, तो वो मैथ को लेकर चल रहे हैं, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं भैया तुम अपने बच्चे का चेहरा याद करो और फिर वोट दो, चाहे जिसको दो। इस बार बच्चे का चेहरा याद करके उसका फ्यूचर, और अगर अपने पति अपने भाई सबको पलायन से बचाना चाहती हो उस पर वोट दो। ये तो बोल रहे हैं ना मुंह खोल के।
चलिए, तो जैसा कि आपने जनसुराज की प्रवक्ता अनुकृति मैम जी की बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।